नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। 14वां भारत जापान शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, वर्तमान वैश्वीकृत दुनिया के लिए मध्यस्थता सबसे अच्छा विवाद समाधान तंत्र है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की सहायता से छोटे खुदरा विक्रेता आधुनिक डिलीवरी सिस्टम अपना सकेंगे। गुजरात में आदिवासी समुदाय तापी, पार और नर्मदा नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर भारत और भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों पर आधारित है। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हाल ही में संपन्न 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। भारत और जापान दोनों क्वाड और आसियान ग्रुपिंग में शामिल हैं। साथ ही दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में भी एक साझा दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। भारत पिछले कुछ वर्षों से जापानी आधिकारिक विकास सहायता यानी ओडीए का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। ओडीए यानी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की शुरुआत की। इसे वर्ष 2007 में स्थापित भारत जापान ऊर्जा वार्ता के समग्र दायरे के तहत आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य कई क्षेत्रों में सहयोग करना है, जैसे कि सतत आर्थिक विकास हासिल करने के संबंध में, जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के संबंध में और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में। इस दौरान संयुक्त क्रेडिट तंत्र की स्थापना के लिए आगे भी चर्चा जारी रखने पर प्रतिबद्धता दोहराई गई। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में निजी पूंजी प्रवाह से संबंधित पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास पर एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जापान लीड आईटी नामक जलवायु पहल में शामिल होगा। ये भारत और स्वीडन के बीच एक तरह की जलवायु पहल है। इसे भारी उद्योग में रूपांतरण को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। यहाँ लीड आईटी का मतलब है उद्योग में रूपांतरण के लिए नेतृत्वकारी समूह, यानी लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड आईटी। ये कम कार्बन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक स्वैच्छिक पहल है। इसके तहत विशेष रूप से लौह और इस्पात, एल्यूमिनियम आदि जैसे हार्ड टू एबेट सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हार्ड टू एबेट सेक्टर ऐसे क्षेत्रक हैं जहां अन्य क्षेत्रकों की तुलना में रूपांतरण कठिन होता है। इस क्षेत्रक में तकनीक की कमी या अधिक लागत के चलते रूपांतरण मुश्किल हो जाता है। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए जापान की उम्मीदवारी के संबंध में भारत के समर्थन को दोहराया गया। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कुछ पक्षकारों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसीज के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक सहयोग को जारी रखने को मान्यता प्रदान करता है। इसके तहत पक्षकार अपने शमन यानी मिटिगेशन और अनुकूलन यानी एडेप्टेशन कार्यों में उच्च महत्वाकांक्षा के साथ साथ सतत विकास और पर्यावरणीय अखंडता को बढ़ावा देते हैं। अगली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि वर्तमान वैश्वीकृत दुनिया के लिए मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन सबसे अच्छा विवाद समाधान तंत्र है। हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में सीजेआई ने वैश्वीकृत दुनिया के लिए एक स्वीकार्य और निष्पक्ष विवाद समाधान प्रणाली विकसित करने के महत्व की ओर इशारा किया। साथ ही उन्होंने विवाद समाधान तंत्र के संबंध में मध्यस्थता को एक सर्वोत्तम प्रणाली करार दिया। मध्यस्थता एक तरह का वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। इसके तहत विवाद को एक मध्यस्थ अधिकरण यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा विवाद पर दिया गया निर्णय अधिकतर मामलों में संबंधित पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है। एडीआर एक ऐसी प्रक्रिया है जहां संबंधित पक्षकारों के बीच विवादों को अदालतों के हस्तक्षेप के बिना और बिना किसी कानूनी पेचीदगी के सुलझाया जाता है। मध्यस्थता को आमतौर पर मुकदमेबाजी की तुलना में अधिक कुशल प्रक्रिया माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्यस्थता एक तीव्र और कम खर्चीली प्रणाली है, साथ ही एक अत्यधिक लचीली प्रक्रिया और कार्य प्रणाली भी प्रदान करती है।
निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मध्यस्थता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ आवश्यक और अनिवार्य शर्तें हैं, जैसे कि इसके लिए शुरू से लेकर किसी फैसले या पंचाट को चुनौती देने तक न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश को कम से कम करने की आवश्यकता होती है। मध्यस्थ प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। संबंधित पक्षकारों की स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए। विवाद समाधान से संबंधित लगातार बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक मध्यस्थता केंद्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दरअसल अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी एडीआर के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सुलह यानी कंसीलिएशन। इसके तहत एक न्यूट्रल तीसरा पक्ष संबंधित पक्षकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर बातचीत करके समाधान के विकल्प प्रदान करता है। दूसरा है समझौता वार्ता यानी नेगोशिएशन। ये पारंपरिक रूप से संबंधित पक्षकारों और उनके वकील के बीच प्रत्यक्ष आधार पर संपन्न होता है। इसमें तटस्थ तृतीय पक्ष शामिल नहीं होता है। तीसरा प्रकार है मध्यस्थता। इसके तहत साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ मध्यस्थ द्वारा निर्णय दिया जाता है, जिसे पंचाट भी कहा जाता है। चौथा है सहयोगी कानून यानी कोलैबोरेटिव लॉ। इसके तहत दोनों पक्षकारों का प्रतिनिधित्व एक सहयोगी वकील द्वारा किया जाता है और दोनों पक्षकार मुकदमा नहीं करने के लिए सहमत होते हैं। और पांचवा है मीडिएशन। ये एक बहुत ही लचीली प्रक्रिया है। इसे विवाद के दौरान किसी भी समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली खबर उद्योग जगत से है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की सहायता से छोटे खुदरा विक्रेता आधुनिक डिलीवरी सिस्टम अपना सकेंगे। ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला प्रयास है। इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के डिजिटल एकाधिकार को नियंत्रित करना और खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए उद्योग को अधिक समावेशी बनाना है। यदि सरकार इसे एक सरल ओपन सोर्स बनाने में कामयाब हो जाती है तो ये भारत की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति हो सकती है। ये ओपन सोर्स पद्धति पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देता है। इसके तहत ओपन स्पेसिफिकेशंस और नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। साथ ही ये किसी विशेष प्लेटफॉर्म से भी स्वतंत्र होता है। ओपन सोर्स प्रक्रिया या सॉफ्टवेयर के तहत किसी प्रक्रिया के लिए उपयोग की गई तकनीक या कोड को सभी के द्वारा इस्तेमाल करने, पुनर्वितरित करने और संशोधित करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को एकीकृत करने का कार्य भारतीय गुणवत्ता परिषद को सौंपा गया है। ओएनडीसी को वर्ष 2021 में एक निजी क्षेत्र की गैर लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। ओएनडीसी को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई प्रोजेक्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है। ओएनडीसी का महत्व तो ये है कि ये एकल नेटवर्क स्थापित करने के लिए साइलो व्यवस्था का समापन करके व्यापारियों और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा। ये सभी व्यवसायों में रूपांतरण, नवाचार और विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इन व्यवसायों में खुदरा वस्तुओं और खाद्य पदार्थों के कारोबार से लेकर मोबिलिटी व्यवसाय तक शामिल हैं। इसके तहत सभी ई कॉमर्स कंपनियों को एक समान प्रक्रियाओं के उपयोग द्वारा अपना परिचालन करना पड़ेगा। इस तरह ये बेहतर पहुंच और इंटरपोर्टेबिलिटी प्रदान करके छोटे ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के साथ साथ नए अभिकर्ताओं को भी बढ़ावा देगा। अगली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ी हुई है। गुजरात में आदिवासी समुदाय तापी, पार और नर्मदा नदियों को जोड़ने वाली परियोजना का विरोध कर रहे हैं। इन नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1980 की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत की गई है। इसके तहत पश्चिमी घाट के जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से सौराष्ट्र और कच्छ के जल की कमी वाले क्षेत्रों में नदी जल को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना यानी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान NPP राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत जल की अधिकता वाली जलमग्न नदी घाटियों से सूखे या जल की कमी वाली नदी घाटियों में जल स्थानांतरण की परिकल्पना की गई है। इसमें 3 नदियों जिसमें कि महाराष्ट्र के नासिक से उद्गमित पार नदी, सतपुड़ा से निकलने वाली तापी नदी और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत 7 बांधों जिसमें कि झेरी, मोहन कवचली, पाईखेड़, चास मांडवा, चिक्कर, डाबदार
और केलवान का निर्माण किया जाना है। इनमें से एक बांध महाराष्ट्र में और अन्य बांध गुजरात में स्थित होंगे। इस परियोजना का काफी महत्व भी है क्योंकि ये सरदार सरोवर बांध के जल की बचत करने में मदद करेगा, जिसका उपयोग वर्तमान में सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई के लिए किया जाता है। इस परियोजना के तहत 4 बांध स्थलों पर बिजली घरों का निर्माण किया जाना है। इस तरह इससे जल विद्युत उत्पादन में सहायता मिलेगी। इन बांधों की वजह से निर्मित होने वाले जलाशयों से नदी के प्रवाह की दिशा वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बाढ़ से भी राहत मिलेगी। हालांकि आदिवासियों द्वारा मुख्य रूप से भूमि के जलमग्न होने, विस्थापन और आजीविका के नुकसान के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की। इस वर्ष रिपोर्ट की 10वीं वर्षगांठ है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र में जीडीपी, सामाजिक सहयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के स्तर जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए खुशी यानी हैप्पीनेस के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। इस रिपोर्ट का लक्ष्य कल्याण के प्रमुख निर्धारकों की पहचान करना है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भारत 136वें स्थान पर है। फिनलैंड लगातार 5वें वर्ष सूची में सबसे ऊपर है। इसे दुनिया के सबसे खुशहाल देश के तौर पर चुना गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की रैंकिंग में वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक के गैलप वर्ल्ड पोल सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग किया गया है। इस सूचकांक में नीचे के 5 स्थानों पर संघर्षरत देश हैं: अफगानिस्तान, लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा और बोत्सवाना। भूटान इस साल के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सूचीबद्ध नहीं था। इस साल के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को उन देशों की सूची में रखा गया है जहां पिछले 10 वर्षों में जीवन मूल्यांकन के मामले में 0 से 10 के पैमाने पर 1 अंक से अधिक की गिरावट देखी गई है। इस रिपोर्ट की आलोचना इसलिए की जा रही है क्योंकि इस रिपोर्ट को तैयार करते समय आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से को शामिल किया जाता है। ऐसे में साधारण नतीजों के आधार पर एक देश की खुशहाली का मापन करने के चलते इसकी आलोचना की जाती है। सतत विकास समाधान नेटवर्क को 2012 में स्थापित किया गया था। ये सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता जुटाता है। साथ ही ये सतत विकास के लिए व्यवहारिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021। बिहार अपने यहाँ के गांवों के लिए एक परिवर्तनशील नक्शे की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये नक्शा भूस्वामित्व के हस्तांतरित होने के साथ ही उसके अनुरूप अपडेट हो जाएगा। इस तरह प्रत्येक बार स्वामित्व बदलने पर 3 परिवर्तन होंगे। पहला, पाठ यानी टेक्स्ट में बदलाव आएगा। दूसरा, संपत्ति भूखंड में परिवर्तन होगा और तीसरा, सर्वेक्षण मानचित्र में संशोधन होगा। इससे पहले केवल पाठ्य रिकॉर्ड्स यानी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का ही दाखिल खारिज होता था। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये कानूनी विवादों में कमी करेगा, साथ ही काफी समय से लंबित रहे भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में भी मदद करेगा। संपरिवर्तनीय नोट यानी कन्वर्टिबल नोट। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कन्वर्टिबल नोट्स को इक्विटी शेयरों में बदलने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। इसे पहले के 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। कन्वर्टिबल नोट एक तरह का लिखित यानी इंस्ट्रूमेंट होता है। इसे एक स्टार्टअप जारी करता है। ये शुरू में ऋण के तौर पर पूंजी जुटाने का एक साधन है। इस शुरुआती पूंजी को बाद में या तो चुका दिया जाता है या फिर पूंजी के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों में बदल दिया जाता है। अक्सर एंजल या सीड निवेशक कन्वर्टिबल नोट के जरिए निवेश करते हैं। ये निवेशक ऐसे नए स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं जो बाजार में अभी पूरी तरह से अपना पांव पसारने में समर्थ नहीं है। गोल्डन लंगूर। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक दल ने अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार गोल्डन लंगूर के पर्यावास में गंभीर रूप से गिरावट आ रही है। गोल्डन लंगूर को उसके सोने जैसे रंग वाले फर की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये भारत और भूटान में पाया जाता है। गोल्डन लंगूर का पर्यावास उत्तर में भूटान के फुटहिल्स, पूर्व में मानस नदी, पश्चिम में संकोश नदी और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी तक सीमित है। ये संकटग्रस्त वन्य जीव और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स के अपेंडिक्स 1 में सूचीबद्ध है। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संकटापन्न प्रजातियों की लाल सूची में एंडेंजर्ड के रूप में शामिल है। ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी सूचीबद्ध है। उल्लेखनीय है कि भूटान ने भी इसे अपने फॉरेस्ट एंड नेचर कंजर्वेशन एक्ट 1955 के अधीन संरक्षण प्रदान किया है। हालांकि इसको विद्युत करंट से मौत, वनों की कटाई और पर्यावास की हानि की वजह से खतरे हैं।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव से हिरणों के स्थानांतरण के लिए अफ्रीका की बोमा तकनीक को अपनाया गया है। इस तकनीक में जानवरों को भोजन का लोभ देकर एक सुरक्षित बाड़े में ले जाया जाता है। पहले ये तकनीक अधिकतर प्रशिक्षण या देखभाल के लिए जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती थी। केवलादेव को भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1985 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया था। इसे वर्ष 1981 के रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में भी सूचीबद्ध किया है। ये अति दुर्लभ साइबेरियाई सारस के प्रजनन स्थल के रूप में भी विख्यात है। कामिकेज ड्रोन्स। ये छोटे आकार के मानव रहित विमान हैं। ये विस्फोटक पदार्थ से लैस होते हैं। ये किसी टैंक अथवा सैन्य टुकड़ी के ऊपर उड़ान भर सकते हैं। इनसे टकराने के बाद इनमें विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद ये काफी क्षति पहुंचाते हैं। इन्हें स्विच ब्लेड ड्रोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें लॉन्च करने पर इनके ब्लेड जैसे विंग्स निकलते हैं। इन ड्रोन्स के बारे में रडार की सहायता से पता लगा पाना कठिन होता है। ये बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। ये फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक पर आधारित होते हैं। ये विस्फोट के दायरे को सीमित कर सकते हैं, साथ ही ये लागत प्रभावी होते हैं। हाल ही में इन ड्रोन्स को रूस के विरुद्ध युद्ध में यूक्रेन को आपूर्ति की जा रही है। ये आपूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जा रही है। रूस, चीन, इजराइल, ईरान और तुर्की सहित कई अन्य देशों के पास भी इसका कोई न कोई संस्करण मौजूद है। नरसिंगनपेट्टई नादस्वरम। नरसिंगनपेट्टई नादस्वरम तंजावुर के एक गांव नरसिंगनपेट्टई से संबंधित एक प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र है। हाल ही में इसे भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है। ये एक जटिल संगीत वाद्य यंत्र है। ये माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में इसका उद्गम हुआ था। इस वाद्य यंत्र को आचा मरम नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। ये वृक्ष अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। आचा लकड़ी प्राकृतिक रूप से वाटर रेजिस्टेंट होती है। इसे विशेष रूप से वाद्य यंत्र बनाने के लिए कावेरी नदी बेसिन से प्राप्त किया जाता है। कारीगर नादस्वरम बनाने के लिए ड्रिल मशीनों का उपयोग करते हैं। इस वाद्य यंत्र का विवाह समारोह और मंदिर उत्सव जैसे कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। काला सागर। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर से होकर गुजरने वाला पोत परिवहन मार्ग बंद हो गया है। काला सागर एक अंतर्देशीय समुद्र है। ये दक्षिण पूर्वी यूरोप और अनातोलिया प्रायद्वीप यानी तुर्की के बीच स्थित है। ये भूमध्य सागर और एजियन सागर तथा विभिन्न जलडमरू मध्यों के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य इसे मरमरा सागर से जोड़ता है। डार्डेनेल्स जलडमरू मध्य इसे भूमध्य सागर के एजियन सागर क्षेत्र से जोड़ता है। उत्तर में ये केश जलडमरू मध्य द्वारा अजोव सागर से जुड़ा हुआ है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है जोजिला दर्रा। सीमा सड़क संगठन ने श्रीनगर कारगिल लेह सड़क पर दुर्गम जोजिला दर्रे को रिकॉर्ड 73 दिनों में खोल दिया है। ये 11,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक सामरिक दर्रा है। ये कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये सशस्त्र बलों की अभियान संबंधी तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार 14.15 किलोमीटर लंबी एक जोजिला सुरंग का निर्माण कर रही है। ये देश की सबसे लंबी सड़क मार्ग सुरंग होगी। साथ ही ये एशिया महाद्वीप की 2 दिशाओं वाली सबसे लंबी सुरंग होगी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट और खबरें पसंद आ रही हैं, तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।